नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी और मैं हूं आपके साथ रेणु तिवारी। हमारा खास प्रोग्राम है विश्व खबरम। नेपाल में चीन के इशारों पर नाचने वाले केपी ओली की पार्टी के पुष्प कमल दहल प्रचंड सरकार में शामिल होने का असर अब साफ नजर आने लगा है। नेपाल की प्रचंड सरकार अब चीन के कर्ज के जाल में कहे जाने वाले बेल्ट एंड रोड परियोजना को लागू करने की राह पर है। यही नहीं, नेपाल के डिप्टी पीएम और विदेश मंत्री काजी श्रेष्ठ रविवार को चीन के दौरे पर जा रहे हैं। प्रचंड सरकार की इस योजना पर नेपाल में राजनीति काफ़ी गर्म हो गई है। नेपाल में भारत समर्थक कही जाने वाली मुख्य विपक्षी पार्टी नेपाली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री प्रकाश शरण महंत ने संसद के अंदर इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया और कड़ी आपत्ति जताई है। प्रकाश शरण ने आशंका जताई है कि नेपाल की प्रचंड सरकार BRI को लागू करने की तैयारी कर रही है। नेपाली अखबार काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक प्रचंड सरकार ने अभी आधिकारिक रूप से BRI को लागू करने का फैसला नहीं किया है, लेकिन इस बात के ठोस संकेत हैं कि नेपाली उप प्रधानमंत्री की चीन यात्रा के दौरान BRI का मुद्दा प्रमुखता से उठने जा रहा है। प्रचंड सरकार ने BRI के क्रियान्वयन की योजना को लेकर किसी भी दल के साथ कोई सलाह नहीं की है। नेपाल के विदेश मंत्री अपने चीनी समकक्ष वांग यी के बुलावे पर रविवार को बीजिंग जा रहे हैं। इस दौरान श्रेष्ठ चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के कई नेताओं से मुलाकात भी करेंगे। पुष्प कमल दहल सरकार की नई कैबिनेट आने के बाद यह नेपाली विदेश मंत्री की पहली विदेश यात्रा है। वांग यी के साथ मुलाकात के अलावा श्रेष्ठ चीन के 3 अन्य शहरों में भी जाएंगे। महंत ने कहा कि हमने साल 2017 में BRI को लेकर एक समझौते पर हस्ताक्षर किया था और उस समय विदेश मंत्री था, लेकिन हमारी इसको लागू करने को लेकर कोई चिंता बहुत महत्वपूर्ण है। महंत ने कहा है कि हम महंगे लोन को झेल नहीं सकेंगे, इसलिए नेपाल बार बार चीनी पक्ष से कह रहा है कि वह हमारे देश में BRI के तहत निवेश करना चाहते हैं, तो ग्रांट के पहलू को बढ़ाएं। नेपाल ने साल 2017 में BRI पर हस्ताक्षर किया था, लेकिन अभी तक इसे सार्वजनिक नहीं किया गया है। यही नहीं, नेपाल की संसद में भी इस समझौते पर कोई चर्चा नहीं हुई है। नेपाल के विदेश मंत्री एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि यह केपी ओली सरकार की, जिसे साल 2019 में BRI को लागू करने की पहला मसौदा मिला था और दोनों के बीच काफ़ी संवाद हुआ था। उन्होंने कहा कि अगर यह उपयोगी रहा तो केपी ओली ने निश्चित रूप से इस पर हस्ताक्षर किया होता। हालांकि ओली ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि ऐसे प्रेजेंटर का चुनाव और उसके लिए पैसे देने हेतु BRI को क्रियान्वित करने की ज़रूरत नहीं थी। उन्होंने बताया कि चीन के प्रोजेक्ट को संख्या को घटा दिया है, लेकिन इसके बाद भी BRI को लागू करने पर जोर दे रहा है। नेपाल में एक अन्य दल राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी भी अब BRI के मुद्दे को गरमा रही है। इसके अलावा आपको बता दें कि नेपाल इस समय कैसे चीन के चाल में लगातार फंसता जा रहा है और नेपाल के ऊपर चीन लगातार कर्ज डाल रहा है। ऐसे में जो ताज़ा जानकारी सामने आई है वो कुछ इस प्रकार है। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल ने मंगलवार को घोषणा की कि पोखरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए ऋण को अनुदान में बदलने के लिए चीन के साथ राजनयिक प्रयास शुरू किए गए हैं, क्योंकि यह आय जुटाने में विफल रहा है। इसके बजाय और अधिक ऋण बढ़ गया है। ये विपक्षी विधायक चंदा चौधरी द्वारा बढ़ते घाटे और बढ़ते कर्ज के बारे में सवाल उठाने के बाद आया है। नेपाल के प्रधानमंत्री ने कहा कि ऋण को अनुदान में बदलने के लिए बातचीत चल रही है। पोखरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो 1 जनवरी 2023 को खुला, चार्टर्ड चीनी उड़ान को छोड़ के जो दुर्लभ अवसरों पर दिखाई देती हैं, कोई भी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें यहाँ पर नहीं देखी गई हैं।
21 मार्च 2016 को नेपाल और चीन ने 1.37 बिलियन चीनी युआन की कुल ऋण राशि निर्धारित करते हुए एक ऋण समझौते पर पहुंचे, जिसमें 355.9 मिलियन चीनी युआन ब्याज मुक्त ऋण के रूप में गठित किए गए थे। नेपाल का नागरिक उड्डयन प्राधिकरण यानी कि CAAN हिमालय राष्ट्र का विमानन नियामक निकाय वर्ष 2036 तक ऋण राशि को भुगतान करने के लिए जिम्मेदार है। पिछले साल हवाई अड्डे के उद्घाटन से कुछ दिन पहले नेपाल में चीनी राजदूत ने एक ट्वीट कर दावा किया था कि हवाई अड्डा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक हिस्सा था, जिसे नेपाल सरकार ने खारिज कर दिया था। नेपाली अधिकारियों ने कथित तौर पर अनुरोध किया है कि हवाई अड्डे की वित्तीय चुनौतियों के कारण चीन ऋण को अनुदान में बदल दे। सितंबर के अंत में प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल की बीजिंग यात्रा के दौरान इस मामले पर चर्चा हुई थी। तो कुछ इस तरह से नेपाल को पूरी तरह से चीन अपने कर्ज जाल में फंसाता जा रहा है और इसी के माध्यम से वो धीरे धीरे पूरी तरह से भारत को चारों ओर से घेरने की कोशिश भी कर रहा है। पोखरा विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारीको आधार तयार गर्न समिति गठन भई कार्य भइरहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। समितिको प्रतिवेदनका आधारमा विमानस्थल सञ्चालन तथा अन्तर्राष्ट्रिय उडानका बारेमा आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि लिएको ऋणलाई अनुदानका रूपमा रूपान्तरण गर्न कूटनीतिक पहल सुरु गरिएको छ। यससँग जोडिएका वित्तीय व्यवस्थापनका विषयमा आवश्यक समन्वय गरिनेछ। हालै भएको मेरो चीन भ्रमणका सन्दर्भमा चीनका विभिन्न सहरहरूबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान सिधै पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ल्याउनको लागि छलफल र एउटा सैद्धान्तिक सहमति भएको छ। मलाई विश्वास छ छिटै त्यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आउनेछन् र यो समस्याको समाधान हुनेछ। आपको ये रिपोर्ट हमारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहें प्रभा साक्षी के साथ। नमस्कार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।